नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ नवोदय कक्षा छठी में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। और आपकी प्रारंभ हो रही है आज से पहली कक्षा मैथ्स की। इंदिरा मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमें सबसे पहले संख्याओं का प्रकार जानना है। संख्याओं का प्रकार जैसे पहली हो गई नंबर 1 प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं हम प्राकृत संख्याओं को? प्राकृत वह संख्याएं हैं जो गिनने के काम आती हैं। वे हम इनको लिख सकते हैं वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह हम इनको कह सकते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत तक बोल सकते हैं, है ना, जो गिनने के काम आती हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, आप जरा बताएं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 0 गाय है, तो आप बता सकते हैं कितनी गाय? नहीं बता सकते। दूसरी संख्या आपकी मिलती है पूर्ण संख्या, जैसे बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को हम कह सकते हैं 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वो होती हैं, या हम कहें शून्य सहित। क्या बोलते हैं इनको? शून्य सहित प्राकृत संख्याएं। संख्याएं पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। जानिए, देखिए, जैसे अपन ने लिखा, जैसे 0 1 2 3 4 5 ... इसी तरह इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। यानी अगर पूर्ण संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और प्रश्न आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो हम बताएंगे प्यारे बच्चों 0। अगर वह पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अपन बताएंगे प्यारे बच्चों 1। और तीसरी संख्या आ जाती है, तीसरी संख्या हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बाद। तीसरी संख्या है अपनी अभाज्य संख्या, या हम पढ़ लेते हैं इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी शेषफल शून्य आए, किसी भी प्रकार का शेषफल नहीं आना चाहिए। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहेंगे सम संख्याएं। जैसे
चलिए ऊपर लिखते हैं, ये लिख गया होगा सभी का। जैसे सम संख्या के बारे में हम जानेंगे, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर 2 का पहाड़ा तो 10 तक होता है, क्या 10 तक होती है? नहीं, मैं इनकी पहचान बता देता हूँ, सम संख्या पहचानते कैसे हैं। तो नीचे डाल लेंगे सम संख्या की पहचान। सम संख्या की पहचान कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों सम संख्याओं को? सम संख्याओं को पहचानना है जब किसी अंक के बाद 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह सम संख्या है, वह सम संख्या है। कैसे पहचानना अपन को? मतलब कितना भी बड़ा अंक आए, देखो जैसे मैं एक अंक लिख देता हूँ 8, 5, 0, 9, 2, 8, 7, 2, 8, 7, 0। अब देखिए हमें इस अंक से मतलब नहीं है, आप ये देखो इसके अंत में जो संख्या है वो क्या है? 0 है ना। मैंने अभी आपके सामने लिखा 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या सम होगी। अब जानते हैं विषम संख्या के बारे में। तीन, ये था 4 नंबर। 5वें नंबर पर जानते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर, बस जो आप ये सम संख्या सीख गए उसका जस्ट विपरीत है विषम संख्या। देखिए क्या होती है विषम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी कहने का मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 बचना चाहिए। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित, 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ वह रिमाइंडर शेषफल छोड़ के जाती है। अगर शेषफल छोड़ के जाती है वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनफाइनाइट, अनंत तक अपन जा सकते हैं। और प्रत्येक लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर भी 2 लगातार, ये पॉइंट बेटा याद रखना, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर सदैव दो होता है और लगातार 2 सम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। चलिए अब अगली संख्या जानते हैं। 6वें नंबर पर जानना अपन को अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बोलें तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं?
देखो मैं बता दूं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। यानी गुणनखंड कहने का मतलब प्यारे बच्चों ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं की टेबल पर ही आए, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह चलती जाती हैं। यानी हम कह सकें, देखिए फैक्टर क्या होते हैं, मैं अभी आप यही समझ लीजिए। जैसे ये 2 हुआ ना, इसको समझो आप बारीकी से। जो 2 है, मुझे बताइए आप एक के पहाड़े में आता है, यस, तो 1 की टेबल में आता है, और ये 2 के पहाड़े में भी आता है। इसके टोटल फैक्टर कितने हुए? 2। अच्छा 3, 1 और 3 के में आता है, 3 1 की टेबल में आता है और 3 की। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, एक तथा स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब चलते हैं, सीखते हैं भाज्य संख्याएं। क्या सीखते हैं? भाज्य संख्याएं जानते हैं। थोड़ा लिखने में विलम्ब हो जाता है प्यारे बच्चों, चलिए धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे। अपन को पढ़ना है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, इसको हम कहेंगे वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसको हम कहेंगे वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 आदि। यहाँ भी लिख सकते हैं आदि। यानी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आइए हम परिचय कराते हैं 4 से। 4 देखो प्यारे बच्चों, 4 1 के पहाड़े में आता है, यस, 1 के में आता है। 2 के में आता है, यस, 2 में भी आता है। 4 में आता है, यस, 4 में भी आता है। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हुए प्यारे बच्चों? 3 हुए। तो ये क्या अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इससे 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे कोई एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे आपने कहा 9, चलिए 9 को चेक कर लेते हैं। जैसे मुझे बताओ, देखिए 1 और स्वयं ये तो प्रत्येक में आना है। 1 की टेबल में आती है, 3 के में भी आती है, और ये जाकर के 9 में भी आती है। इसके भी फैक्टर कितने हो गए? 3। ऐसा नहीं कि जो 3 है केवल वही, ऐसा नहीं। जैसे इसको लेते हैं, देखो 15 को, 15 1 क्या ये 3 की टेबल में आती? यस। 5 की टेबल में आती? यस। 15 की टेबल में आती? यस। ये हो गए इसके 4 फैक्टर। तो यानी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड आए, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 3 है, 4, 6 इत्यादि आ रहे हैं, वे होती हैं भाज्य संख्याएं। और
अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। सम विषम हो गई। एक होती है बेटा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कौन सी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे होती हैं या हम ये कहें जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो लगातार विषम संख्याएं होती हैं, जिनमें केवल 2 का अंतर होता है, वे होती है जुड़वा संख्याएं। जो क्रमागत होती हैं, क्रम से होती है, वो होती है जुड़वा। जैसे देखो मैं बता दूं, जैसे 3 के बाद 4 तो होती नहीं, क्या होती है 5, तो ये लगातार हो गई। जैसे 7 के बाद जैसे आपने देखा होगा 17 के बाद 19 हो गया, 2 के बाद क्या हो गया 3। ये होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। एक और जानते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। इनका भी HCF 1 होता है। इनका भी HCF जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, इनका भी HCF ही 1 होता है। इनका भी HCF 1 होता है। अंतर क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिख दिया 9। देखिए 9, जबकि आप जानते हो कि 9 भाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन इनका HCF 1 है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है अपन को प्यारे बच्चों। मैं देख लेता हूँ जरा क्या पढ़ना है। अपन पढ़ते हैं स्थानीय मान सीखते हैं। इस पाठ के अंतर्गत क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों? स्थानीय मान। इसमें देखिए आपको 2 चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए अपन इसको 2 पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। एक है स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक होता है, इसका एक नाम और आता है प्यारे बच्चों, स्थानीय मूल्य। इसका नाम जरूर याद रखना, स्थानीय मूल्य। स्थानीय मूल्य का भी मतलब होता है स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। जातीय मान, इसका भी एक नाम होता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम अंकित मान या अंकित मूल्य भी बोल देते हैं इसको, अंकित मूल्य। बारी बारी से तो समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। ये स्थानीय मान का मतलब हम यूँ कहें कि स्थान की जो वैल्यू होती है, स्थान का क्या मान है उसका, वो होता है स्थानीय मान। जैसे इसको समझते हैं, मैं एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6, तो ये किसके स्थान पर है? एक के स्थान, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100। इकाई के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान होगा 6, और इकाई का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 6। कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई अंक का जो स्थानीय मान होता है वह संख्या ही होता है। दूसरा देखते हैं 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 5 का स्थानीय मान। देखो ये 5 इकाई दहाई के स्थान पर है, इसलिए मैं 10 का मल्टीप्लाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ोगे, विस्तारित रूप, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10 क्यों लिखा। दहाई के 10 का गुणा करेंगे, क्या आएगा बेटा? 50। आप क्या समझे? जैसे आपने सीखा होगा कि इस संख्या के पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा देते, तो मैंने 5 लिखा। इसके पीछे एक अंक था 6, उसके स्थान पर क्या बढ़ा दिया? 0। जैसे इसको देखो, हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो मैं 4 लिखूँगा। देखो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर है, इसलिए क्या आ जाएगा? 400। देखिए जैसा अपन ने बचपन से पढ़ा है कि जिसका निकालना वो संख्या लिख दी अपन ने। अब इसके पीछे देखो कितने अंक है? 1 2 0 बढ़ा दो। इसका देखते हैं 3 इंटू, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये आ गया 3000।
1000। अब देखो 3 को लिख दिया 1 2 3, 3 0 बढ़ा दी। हाँ, एक सवाल इससे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एनबीएस परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो ध्यान रखना। परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा सभी लोग, सबसे बड़ा स्थानीय मान। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। सबसे बड़ा स्थानीय मान किस अंक का होगा, किस अंक का होगा। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार, सबसे छोटा स्थानीय मान किसका होगा। समझो जरा इसको, सबसे बड़ा स्थानीय मान पूछा है तो जो अंक सबसे आगे होता है, कोई भी अंक हो, सबसे अधिक स्थानीय मान उसी का होता है। जैसे इसमें अपन संख्या चेक करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या आती है 6, लेकिन बच्चे क्या गलती करते थे, वो समझते हैं 6 का स्थानीय मान। आपने देखा 6 का स्थानीय मान कितना आ रहा है 6, हमने 3 का निकाला कितना आ रहा है 3000। तो जो सबसे आगे संख्या होती है उसी का सबसे बड़ा स्थानीय मान होता है। तो इसमें सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका होगा 3 का। अगर पहली संख्या हटा के पूछे कि 3 के बाद किसका सबसे बड़ा स्थानीय मान होगा तो होगा 4 का। अगर 4 के बाद भी पूछे स्थानीय मान किसका बड़ा होगा तो प्यारे बच्चों 5 का, और 5 के बाद भी 5 के बाद तो वही है छोटा मान। अब इसको देखो, सबसे छोटा स्थानीय मान, जो सबसे छोटा स्थानीय मान होता है वह इकाई अंक का होता है। तो जैसे अपन लिख सकते हैं 6, इसके बाद सबसे छोटा जो इकाई अंक होता है उसका स्थानीय मान आता है। चलिए तो अब जातीय मान और पढ़ लेते हैं और क्लास करते हैं यहीं पर एंड। जातीय मान क्या होता है, आप यूँ समझें प्यारे बच्चों, जातीय मान का अपन जैसे जाति बंधनों में बंधे हुए हैं कि आपकी जाति ये है, मैं एक समझाने के लिए, इसका परिपथ मेरा ये नहीं है जाति विशेष से। तो जैसे अपन अपनी जाति परिवर्तित नहीं होती है उसी प्रकार ये जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे देखिए मैंने लिखा 3 4 5 6 इस तरह, तो मतलब हम यूँ कहें कि 3 है वो 3 ही रहेगा, 4 है वो 4 ही रहेगा। अगर मैं 6 का अंकित मान पूछूं तो ये आएगा प्यारे बच्चों 6। 5 का अंकित मान पूछूं तो 5, 4 का अंकित मान पूछूं तो 4 और 3 का अंकित मान पूछूं तो 3। अब आ जाता है, चलिए इसके आगे थोड़ा समय भी हो गया है इसलिए अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू। इंदिरा मैथ मस्ती के चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू।